गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब तक हम लोगों ने एनडीटी का लगभग नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का लगभग पूरा सिलेबस कवर कर लिया है। ठीक है, अब हम लोगों को जो बाकी बचे हुए टॉपिक हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के, उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। हम लोगों ने क्वालिटी के बारे में पढ़ा, जिसमें लगातार हम लोग ये बात कर रहे थे हमें डिफेक्ट क्या करने हैं, रिड्यूस करने हैं, डिफेक्ट रिड्यूस करने हैं। जीरो डिफेक्ट टेक्निक में हमने क्या कहा कि धीरे धीरे हमें क्या करना है, एक ऐसा लेवल सेट करना है जिसमें हमारे प्रोडक्ट में किसी भी तरीके का डिफेक्ट ना हो। वहीं डिफेक्ट इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों ने ये जाना था कि भाई आप हर तरीके के डिफेक्ट को दूर नहीं कर सकते। ठीक, आपको अपनी डिफेक्ट इन्वेस्टिगेशन को सबसे पहले किस स्तर पे रखना है, क्रॉनिकल लेवल पे रखना है, इस तरीके से क्यों ये सारी बातें कर रहे थे। ठीक, उसके बारे में अब हम लोग यहां डिटेल में बातें करेंगे, किसमें, इकोनॉमिक्स ऑफ क्वालिटी में। तब हमें पता चलेगा कि रियल में किस तरीके के डिफेक्ट हमें दूर करने हैं, क्यों हम लोगों को एक लिमिट है कि हम लोग हर तरीके के डिफेक्ट दूर नहीं कर सकते। ठीक, इन सारी चीजों की बात कहां पे करेंगे, इकोनॉमिक्स ऑफ क्वालिटी में। क्लियर, अब इकोनॉमिक्स को इंटर कराते हैं क्वालिटी में। क्लियर, तो सबसे पहली बात हम जानते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो उसका मेन एम क्या होता है, किसी भी इंडस्ट्री का मेन एम होता है प्रॉफिटेबिलिटी। क्या होता है मेन एम, मेन एम होता है टू गेन प्रॉफिट। बिना प्रॉफिट के कोई भी इंडस्ट्री किसी भी तरीके की वैल्यूएबिलिटी नहीं रखती। क्लियर, आपका कोई भी इंडस्ट्री काम कर रही है तो किस लिए काम कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ काम कर रही है प्रॉफिट गेन करने के लिए। ठीक है, आपके अदर ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, सोशल वेलबीइंग हो सकते हैं, आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रख सकते हैं, आप वर्किंग कंडीशन अच्छी रख सकते हैं, पर इन द फाइनल एनालिसिस, बट इन द फाइनल एनालिसिस में आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी जो चीज वैलिड रखती है, इन द फाइनल एनालिसिस केवल आपकी जो साउंडनेस है, द साउंडनेस ऑफ एनी इंडस्ट्री, द साउंडनेस ऑफ any industry is only judged by its financial viability, its financial conditions या viability। यानी सिर्फ और सिर्फ आपको, आप कितनी भी अच्छी इंडस्ट्री, कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दें, ठीक, कितने भी सोशल वेलबीइंग हो जाए, लेकिन जब कभी भी आपकी बात होगी फाइनल एनालिसिस में तो आपको सीधे सीधे एक ही बात पर ध्यान देना होगा कि आपकी इंडस्ट्री की जो साउंडनेस है, आपकी इंडस्ट्री की जो कामयाबी है, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे, फाइनल एनालिसिस में फाइनेंशियल वायबिलिटी पे डिपेंड करती है। क्लियर, किसी भी तरीके से अदर सोर्सेस पे डिपेंड नहीं करेगी। आपको ओवरऑल आप लोगों ने सुना होगा कि भाई फला कंपनी के 5,000 करोड़ का टर्नओवर है, फला कंपनी का 7,000 करोड़ का टर्नओवर है। ये सब क्या है, ये सब यही तो है फाइनेंशियल वायबिलिटी। यानी आप किसी भी इंडस्ट्री को जज किस तरीके से कर रहे हैं, उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस पे। एट द एंड आपको उसका कितना प्रॉफिट गेन हुआ, उसका नेट प्रॉफिट गेन कितना है किसी इंडस्ट्री का, इसी पर डिपेंड करती है कि उसकी भाई क्या है, उसकी इंडस्ट्री कितनी है, सक्सेसफुल है। क्लियर, वही बात करते हैं क्वालिटी निश्चित तौर पे क्या है, एक लाउडेबल ऑब्जेक्टिव है। क्वालिटी निश्चित तौर पे, क्वालिटी मस्ट बी इन प्रोडक्ट, मस्ट बी इन प्रोडक्ट। क्वालिटी क्या है, मस्ट बी इन प्रोडक्ट, क्वालिटी तो होनी ही चाहिए आपके प्रोडक्ट में। ठीक, बट कितनी क्वालिटी रखनी है, ये चीज भी तो इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्वालिटी आपके प्रोडक्ट में होनी चाहिए, बट कितनी होनी चाहिए, बट क्वालिटी मस्ट बी सब्जेक्टेड टू इकोनॉमिक क्राइटेरिया, मस्ट बी सब्जेक्टेड टू इकोनॉमिक क्राइटेरिया। यानी निश्चित तौर पे आपकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, आपके इकोनॉमी को सस्टेन करने वाली होनी चाहिए। क्लियर, आपकी क्वालिटी तो सब प्रोडक्ट में होनी चाहिए, पर कितनी होनी चाहिए, उतनी होनी चाहिए जो आपके इकोनॉमिक क्राइटेरिया को, यानी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को सपोर्ट करती हो। क्लियर, क्वालिटी इंप्रूवमेंट आप करेंगे, ठीक है, निश्चित तौर पे इसके लिए क्या है, मैं कह सकता हूं कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट तो होगा, क्वालिटी इंप्रूवमेंट आपको करना है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट तो आपको कॉन्टिन्यूअसली करना है, बट क्वालिटी इंप्रूवमेंट ओनली
till that valid, till it justify its sales and profitability of product। यानी आपको क्वालिटी इंप्रूवमेंट तो करना है, पर कितना करना है तब तक ही कर सकते हैं जब तक कि वो आपकी प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी में सपोर्ट कर रही हो या सेल्स में सपोर्ट कर रही हो। क्यों? क्योंकि फाइनली तो आपको फाइनेंशियल कंडीशन या आपके प्रॉफिट गेन पे ही टारगेट करना है ना। तो आपकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? मस्ट भी ऐसी होनी चाहिए जो सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी को क्या करने वाली हो? सपोर्ट करने वाली हो, गेन कराने वाली हो। क्लियर? इसको और अच्छे से देखते हैं कि एक टर्म डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, आपको पता चलेगा। क्वालिटी प्रोडक्ट, इसकी बात करते हैं क्वालिटी प्रोडक्ट की। जरा बताइए कि क्वालिटी का क्या अलग अलग व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग मीनिंग नहीं होता। ठीक, जैसे मोबाइल की बात कर लें तो किसी को प्रोसेसर अच्छा चाहिए होगा, किसी को कैमरा अच्छा चाहिए होगा, किसी को स्क्रीन अच्छी चाहिए होगी। यानी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट वेरी करेगी हर पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम। ठीक, क्या है क्वालिटी? निश्चित तौर पे क्या है, फिक्स नहीं रहने वाली, हर एक पर्सन के ऊपर ये क्या करती है, वेरी करती चली जाएगी। ठीक, तो रियल में क्वालिटी प्रोडक्ट क्या है? ये इट इज नॉट स्टैटिक, ये बिल्कुल रुकी हुई हो ही नहीं सकती। एक डिफिनीशन किसी क्वालिटी की हो नहीं सकती। यदि आप 100 लोगों के बीच में पहुंचेंगे, आप क्वालिटी के बारे में पूछेंगे तो सबके अपने अपने अलग अलग क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स होते हैं। ठीक, तो इट इज नॉट स्टैटिक, क्वालिटी आपकी स्टैटिक नहीं रह सकती। ठीक है, इट मे बी वेरी पर्सन टू पर्सन, it may be vary person to person and time to time, hence we can say that, we concluded that quality improvement मस्ट बी कैसा होना चाहिए? डायनामिक, मस्ट बी डायनामिक इन नेचर एंड फ्लो इन अपवर्ड डायरेक्शन। यानी आपको ये पता चल रहा है कि आप क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की एक डिफिनीशन नहीं रख सकते हैं, हर फंक्शन की अपनी अलग क्वालिटी रिक्वायरमेंट है। ठीक, तो जब क्वालिटी स्टैटिक नहीं है, टाइम टू टाइम वेरी करने वाली है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। आज आपके मोबाइल की कोई और कॉन्फ़िगरेशन है, 10 साल बाद कुछ और हो जाती है, दूसरे साल कुछ और हो जाएंगी। इस तरीके से क्या हो रहा है, क्वालिटी लगातार इंप्रूवमेंट करती है। क्लियर? और ये कैसे नेचर की है? डायनामिक नेचर की है, और ये हमेशा क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी क्वालिटी आपको अपने प्रोडक्ट में डालनी है? क्लियर? तो हमने क्या देख लिया कि क्वालिटी का नेचर कैसा है। निश्चित तौर पे डायनामिक नेचर की है और फ्लो करना है अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी आपको लगातार क्वालिटी इंप्रूवमेंट करना है। लेकिन आपको यह भी पता है कि यदि आप क्वालिटी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी उसी तरीके से बढ़ने वाली है। ठीक, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ने वाली है, और यदि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ने वाली है तो आपका जो सेलिंग प्राइस है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक, आपने ये देख लिया कि नेचर कैसा है, डायनामिक है। तो आपको लगातार क्वालिटी इंप्रूवमेंट करना है। अब यदि करना है तो निश्चित तौर पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंक्रीज करेगी, और यदि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंक्रीज करेगी तो सेलिंग प्राइस इंक्रीज करने वाला है। और यदि ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पे क्या होता है, ऑलवेज कस्टमर की बाइंग कैपेबिलिटी पे बात कर आ जाएगी। फिर कहां पे आ जाएगी? ठीक, तो निश्चित तौर पे मैं ये कह सकता हूं कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट must be subjected to customers buying capability।
कस्टमर्स बाइंग कैपेबिलिटी, यानी आप यदि किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं, ठीक, उसमें लगातार क्वालिटी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी इंक्रीज कर रही है, तो आपकी सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर रही है। तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट आप कॉन्टिन्यूअसली बिल्कुल लगातार कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये निश्चित तौर पे क्या है, कस्टमर्स की बाइंग कैपेबिलिटी पे डिपेंड कर जाएगी, और कस्टमर सेट करेगा, एंड कस्टमर सेट एन अपर लिमिट ऑफ क्वालिटी, या कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, यानी आप कितना पैसा आप क्वालिटी के रूप में आप अपने प्रोडक्ट में डाल सकते हैं, वो कौन सेट करेगा, आपका कस्टमर सेट करता है एक अपर लिमिट। ठीक, यदि इफ इट इज वेरी एक्सपेंसिव, यदि ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा तो क्या होने वाला है, निश्चित तौर पे कस्टमर में शिफ्ट टू अदर प्रोडक्ट्स, यानी आपकी कस्टमर की बाइंग कैपेबिलिटी पे निगाह रखनी है आपको, ठीक है, और कस्टमर ही सेट करता है कि वो क्वालिटी के कितना पे आउट कर सकता है। यदि ये बहुत ज्यादा आपने एक्सपेंसिव कर दिया तो कस्टमर क्या करेंगे, निश्चित तौर पे किसी उसमें दूसरे प्रोडक्ट की ओर शिफ्ट करेंगे। बट ये क्लियर है, बट इट इज 100% श्योर there is certain quality limit below which customer find product worthless for him, यानी निश्चित तौर पे कोई भी कस्टमर होगा, क्लियर, ठीक, यदि उसने एक क्वालिटी क्राइटेरिया सेट कर रखा है कि मुझे ये क्वालिटी चाहिए, इतनी क्वालिटी इस रूप में चाहिए, तो निश्चित तौर पे ये 100% करेक्ट है कि आप उस कस्टमर को उससे कम क्वालिटी पे सेटिस्फाई भी नहीं कर सकते। यदि उससे कम क्वालिटी का प्रोडक्ट वो खरीदेगा भी नहीं, क्योंकि वो उसके लिए वर्थलेस होगा। ठीक, तो आपको यहां से क्लियरली दिख रहा है कि आप क्वालिटी इंप्रूवमेंट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंक्रीज करने वाली है, सेलिंग प्राइस इंक्रीज करने वाला है। ठीक, तो आप किस लेवल तक जाने वाले हैं, कौन कौन से क्वालिटी फीचर्स आप अपने प्रोडक्ट में डालें, ठीक, ये कैसे डिसाइड करें, और कितने लेवल तक आपको क्वालिटी इंप्रूवमेंट करना है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, यानी ये क्लियर है कि आप बहुत हाई क्वालिटी इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर वो इतना एक्सपेंसिव हो जाने वाला है कि कोई नहीं खरीदेगा। ठीक, ये जब तो मुझे बेचना भी तो है, और जब मुझे बेचना है तो फिर मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे किस लेवल तक का क्वालिटी इंप्रूवमेंट करना है, कहां तक पहुंचना है, और उसके लिए जो टर्म आता है वो होता है क्वालिटी वैल्यू एंड कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो बात करते हैं क्वालिटी वैल्यू और कंट्रीब्यूशन की, मतलब किस तरीके से डिसाइड करेंगे हम कि किस लेवल तक आपको क्वालिटी इंप्रूवमेंट करना है। आपको पता है, आप यदि किसी काम में यदि आपको 100 रुपए फंसाना है तो आपका टारगेट क्या होता है, आपका टारगेट होता है कि मैं उससे 150 रुपए कमाऊंगा। यानी यदि आप किसी प्रोडक्ट में किसी तरीके का क्वालिटी फीचर डाल रहे हैं और उसकी यदि आपने फीचर जो डाला उसकी कॉस्ट आपने 100 रुपए लगाई है, तो उससे आप 150 रुपए कमाना चाहेंगे। क्लियर, ठीक, तो क्वालिटी क्या कर रही है, क्वालिटी एक तरीके से आपके प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन कर रही है, कि यदि आपका प्रोडक्ट 10 रुपए का था, यदि आपका प्रोडक्ट 10 रुपए का था, उसमें आपने किसी क्वालिटी फीचर को ऐड किया, यानी उसमें आपने 10 रुपए की और यदि आपने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऐड की, तो आप इस प्रोडक्ट को अब 25 रुपए में बेचेंगे। क्यों, क्योंकि आपने ये जो 10 रुपए की क्वालिटी फीचर्स ऐड किए हैं उनकी भी तो कीमत लेंगे। ठीक, यानी आपके प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज करती है क्वालिटी। ठीक, तो जब तक आपकी क्वालिटी वैल्यू में इंक्रीज कर रही है, यानी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर रही है, तब तक ही आप क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं।
एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक इंडस्ट्री है जिसमें उसने दो तरीके के प्रोडक्ट बनाए, एक ग्रेड ए का एक ग्रेड बी का, ठीक है, क्लियर। आप जो ग्रेड ए का प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट उसने रख दी 10,000 रुपए पर यूनिट। ग्रेड ए यानी डिलक्स मॉडल मान लीजिए इसे, ग्रेड ए प्रोडक्ट यानी इसको कह देंगे हमने डिलक्स मॉडल है, और ग्रेड बी है जो हमारा मान लीजिए पॉपुलर मॉडल है, ठीक है। तो आपने उसकी कॉस्ट रखी 10,000 ग्रेड ए की यानी डिलक्स मॉडल की, जैसे गाड़ियों में आपने देखा होगा। दूसरा मॉडल आपने बनाया पॉपुलर मॉडल, इसकी कॉस्ट आपने रख दी 8,000 रुपीज पर यूनिट, ठीक। दोनों में अंतर किस बात का होगा? निश्चित तौर पर डिलक्स मॉडल में आपने क्वालिटी में कुछ ना कुछ ज्यादा इनहेंस कर रखा होगा, क्वालिटी फीचर्स आपके ज्यादा होंगे, इसलिए आपने उसकी कॉस्ट ज्यादा रख रखी है। जहां पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बात करें तो जो आप डिलक्स मॉडल बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बात करें तो आप जो डिलक्स मॉडल बना रहे हैं उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है मान लीजिए वो 8,000 रुपीज पर यूनिट है। वहीं यदि हम लोग पॉपुलर मॉडल की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बात करें तो वो आप मान लीजिए कि 7,000 रुपीज पर यूनिट है। तो आपका नेट गेन यहां पे क्लियर दिखाई दे रहा है कि आपको कितना नेट गेन हुआ है। आपको नेट गेन हो रहा है 2,000 रुपए पर यूनिट, यानी आपने जो क्वालिटी फीचर्स ऐड कर रखे हैं, क्लियर, उस वजह से आपको जो नेट गेन, और यहाँ पे नेट गेन आप कितना ले रहे हैं अपनी पॉपुलर प्रोडक्ट से, पॉपुलर प्रोडक्ट से आप नेट गेन कर रहे हैं मान लीजिए कि 1,000, कितना आएगा 8,000 में 7,000 गए, 1,000 रुपए पर यूनिट, ठीक। तो आपका नेट गेन यहां पे कितना है 2,000 रुपए, यहां पे नेट गेन कितना है 1,000 रुपए, यानी आपने जो क्वालिटी फीचर्स अपने डिलक्स मॉडल में दे रखे हैं तो उसने आपके कितनी वैल्यू कंट्रीब्यूट की आपकी प्रॉफिटेबिलिटी की ओर, आपको 1,000 रुपए की वैल्यू आपने ऐड कर रखी, आपके प्रोडक्ट में उसने ऐड कर रखी है, क्लियर। अब आप क्या करते हैं, फिर से अगेन क्वालिटी इंप्रूवमेंट, फिर से आपने क्वालिटी इंप्रूवमेंट किया, ठीक है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट किया। अब आपकी कॉस्ट हो गई मान लीजिए 11,000 रुपए, कॉस्ट आपने कर दी, जो क्वालिटी आपने ऐड की तो आप उससे कॉस्ट आप कितना सिर्फ 11,000 तक पहुंच सकते हैं, 10,000 तो आपने पहले रख रखी है। मान लीजिए आपका जो कंपटीटर है वो 11,000 पे उसी चीज को अवेलेबल करा रहा है, ठीक है। तो आपने जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट किया तो अब आपकी क्या हुई, कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में इजाफा हुआ होगा क्योंकि आपने नई क्वालिटी डाली है, ठीक। तो आपने जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अब आपकी हो गई मान लीजिए वो आपकी पड़ने लगी 10,000 रुपए पर यूनिट, 10,000 रुपए पर यूनिट, क्लियर। और इस तरह से आप देखें तो नेट गेन आपको कितना मिल रहा है, तो सिर्फ आपका नेट गेन 1,000 रुपए पर यूनिट आ गया। आप जरा चेक करिए, आपने जब अपने पिछले क्वालिटी फीचर्स रखे थे आपको नेट गेन क्या कर रहा था, क्वालिटी ने आपको 2,000 रुपए यानी इस प्रोडक्ट से, पॉपुलर प्रोडक्ट से 1,000 रुपए ज्यादा आपको प्रॉफिट दे रही थी। लेकिन वहीं जब आपने नेक्स्ट क्वालिटी इंप्रूवमेंट किया, आपने किसी ऐसे फीचर पे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, उसने आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को इतना ज्यादा इनहेंस कर दिया, ठीक, और आप अपनी कॉस्ट में उसको ऐड नहीं कर पाए, ठीक। उस क्वालिटी फीचर्स का आपको कोई वैल्यू आपके प्रोडक्ट में ज्यादा नहीं ऐड हुई, ठीक। तो आपका नेट गेन क्या हो गया, आपको गेन करने की बजाय उस क्वालिटी फीचर ने आपको क्या प्रोवाइड कर दिया, आपको लॉस प्रोवाइड कर दिया, ठीक। तो वही यदि इसी तरीके से इसमें बात करें, अगेन इंप्रूवमेंट यदि इसमें किया गया पॉपुलर मॉडल में, क्यों, क्योंकि इसमें तो पहले से ही आपने क्वालिटी फीचर्स कम कर रखे हैं तो इसको करना थोड़ा सा आसान होगा। तो इसने अब आपने मान लीजिए कॉस्ट कर दिया आपने 1,000 रुपए, इसमें बढ़ा दिए 9,000 रुपीज पर यूनिट, और जब आपने इसमें तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपकी हुई क्योंकि आपने वही फीचर्स ऐड किए होंगे जो इसमें रहे होंगे, तो आप ज्यादा से ज्यादा अब आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बन गई आपकी मान लीजिए 7,500 रुपीज पर यूनिट, क्लियर। तो आपका यहां पे नेट गेन क्या हुआ, ठीक, नेट गेन आपका यहां पे हो गया 1,500 रुपए पर यूनिट, यानी आपने यहां पे जब फीचर का एडिशन किया तो आपका नेट गेन इंक्रीज कर रहा है, 1,000 से 1,500 रुपए पर यूनिट हो रहा है, क्योंकि इसमें चांसेस थे आपके क्वालिटी इंप्रूवमेंट के।
आप इसमें नए फीचर्स ऐड कर सकते थे जो डिलक्स में थे, ठीक। वही यहां पे आपने जो डिलक्स मॉडल बना रखा था वो आपने अपर लिमिट पर सेट कर रखा होगा, ऐसी जगह पे सेट कर रखा होगा कि उसमें आपने जब क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई और आप उसको अपने वैल्यूएबल कम्पिटिटिव मार्केट के हिसाब से आपने उसी कॉस्ट में उसको एडिशन नहीं दे पाए, तो आपका नेट गेन क्या कर दिया, क्वालिटी ने डिक्रीज कर दिया। तो आपको कहां तक आपको अपना क्वालिटी इंप्रूवमेंट करना है, जब तक कि आपका नेट गेन इंक्रीज करे, जैसा कि इस केस में देखने को मिल रहा है। आपका नेट गेन यदि इंक्रीज करता रहेगा तभी तक आपको क्या करना है, आपको अपने प्रोडक्ट में क्वालिटी इंप्रूवमेंट करना है। यानी यदि आपने कोई क्वालिटी ऐड की है, यदि वो आपके वैल्यूज को, यदि आपको प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करेगी तो ही आप क्या करते हैं, क्वालिटी इंप्रूवमेंट करते हैं। अदरवाइज उस क्या कर देते हैं, वो अपर लेवल पे सेट करके उस प्रोडक्ट से नया प्रोडक्ट आप नई नीड की ओर शिफ्ट करना चाहेंगे उस समय, ठीक है। आप उसी प्रोडक्ट को क्या है, उसी में आप क्वालिटी इंप्रूवमेंट करके आप घाटे में चले जाएंगे, क्लियर। तो आप निश्चित तौर पे क्या है, एक अपर लिमिट है क्वालिटी कि कहां तक आपको क्या करना है, क्वालिटी को इंप्रूव करना है, क्लियर। जब तक आपकी क्वालिटी आपके वैल्यू या कंट्रीब्यूशन या कहिए प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज कर रही है तब तक ही आप क्वालिटी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। इसे एक ग्राफ के तौर से यदि मैं देखूं तो यहां से और देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए मैंने एक इस एक्सिस में इंक्रीजिंग क्वालिटी रख रखी है, इंक्रीजिंग क्वालिटी रख रखी है, ठीक है। और यहां पे मैंने वैल्यू या कॉस्ट की बात कर रखी है, वैल्यू या कॉस्ट, ठीक है, इन रुपीज मान लीजिए। तो आपको पता है आप जैसे जैसे क्वालिटी को इंक्रीज करेंगे आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी इंक्रीज करती चली जाएगी, क्लियर। तो ये तो आपकी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है जो लगातार इंक्रीज करेगी। वही आपको पता है कि आपका जो वैल्यू एडिशन है वो क्या होगा, एक सर्टेन लिमिट तक तो क्वालिटी आपके प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन करती है और उसके बाद क्या करती है, जैसे इस केस में वो डिक्रीज करना शुरू कर देगी। यानी आपके क्वालिटी आप इंप्रूव करेंगे लेकिन आपको उसकी वैल्यू नहीं मिलने वाली, ठीक। यानी इसको जरा इस तरीके से अदर कर्व में देखें तो यदि क्वालिटी कंट्रीब्यूशन का कर्व बनाऊं मैं, क्वालिटी कंट्रीब्यूशन का, तो कुछ ऐसा होगा, ठीक। ये मेरा वैल्यू है जो मेरी वैल्यू को ऐड कर रही है मेरी क्वालिटी, ठीक। तो ये क्या है, क्वालिटी कंट्रीब्यूशन इन प्रॉफिट, क्वालिटी कंट्रीब्यूशन इन प्रॉफिट, इन प्रॉफिट। यानी ये प्रॉफिट में एक सर्टेन वैल्यू तक ही आपका इंक्रीमेंट करेगी, इसके बाद आपको घाटा देना शुरू कर देगी। क्वालिटी इंप्रूवमेंट, इसके बाद आपको बायर्स नहीं मिलेंगे उस लेवल पे खरीदने के लिए, तो आपको कॉस्ट का क्या रखनी पड़ेगी, कम रखनी पड़ेगी। यानी आपको आपका जो नेट गेन होगा वो रिड्यूस होना शुरू कर देगा, ठीक। तो आपके पास हमेशा क्या है, एक हमेशा मैक्सिमम लिमिट है क्वालिटी, इससे ज्यादा आपकी क्वालिटी क्या करेगी, कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकती। तो ये मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो रहा होगा कि आपको कहां तक क्वालिटी को इंप्रूव करना है, ठीक। क्वालिटी जब तक आपकी क्या करे, प्रॉफिटेबिलिटी या सेल्स में सपोर्ट कर रही है तभी तक आपको क्वालिटी को इंप्रूवमेंट करना है। यानी मैं यदि ये कहूं कि आपकी यदि क्वालिटी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं तो कब तक करना है, जब तक कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आपकी इंक्रीज कर रही हो, ठीक, और आपकी सेल्स इंक्रीज कर रही हो। यदि इसका अपोजिट ट्रेंड आपको देखने को मिल जाए, ठीक, कि आप क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं, क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं लेकिन आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यदि घटनी शुरू हो गई है, ठीक, क्लियर, और या आपकी सेल्स डिक्रीज करना शुरू कर गई है, तो आप समझ लीजिए कि आपका प्रोडक्ट अपर लेवल पे है। अब आप उसमें इससे ज्यादा क्वालिटी इंप्रूवमेंट करेंगे तो सिर्फ घाटा ही होगा। यानी अब आपको जरूरत होगी नई नीड पहचानने की, नई तरफ शिफ्ट होने की, क्लियर, ठीक। और क्वालिटी इंप्रूवमेंट तो आपको करना है, नहीं तो आप मार्केट से आउट हो जाएंगे, ठीक है। ये तो क्लियर है कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट नहीं रोक सकते, तो फिर जरूरत है आप किसी नए तरीके से सोचने की, नया उसकी। जैसे आप नोकिया का एग्जांपल ले लीजिए, यदि उसने क्वालिटी इंप्रूवमेंट नहीं किया टाइम टू टाइम, उसने उस क्वालिटी को एक जगह स्टैटिक कर दिया था, इसी वजह से क्या हुआ, ऑब्सोलीट हो गया ना मार्केट से, क्लियर। यदि उस समय के साथ इस तरीके के नए क्वालिटी फीचर्स की ओर ध्यान देने लगता है जिनकी उन्हें वैल्यू एडिशन हो रहा होता, ऐसे क्वालिटी फीचर्स ऐड कर रहा होता जो वैल्यू को ऐड करते हैं उसके प्रोडक्ट में, तो निश्चित तौर पे वो भी आपके मार्केट में क्या लगता, कंपटीशन कर पाता, ठीक।
तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट तो करना है, उसको नहीं रोकना है, ठीक है। उसका तो नेचर ही डायनामिक है, वो टाइम टू टाइम वेरी करेगा, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, लेकिन कहां तक करना है उस चीज को ध्यान रखना है कि आपकी यदि प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज कर रही है, आपकी सेल्स इंक्रीज कर रही है तब तक, अदरवाइज वो क्वालिटी आपको क्या करने वाली है, नुकसान भी पहुंचाने वाली है, ठीक है। तो हमेशा क्वालिटी की एक अपर लिमिट है, आप डिफेक्ट को एक अपर लिमिट तक ही दूर कर सकते हैं, ठीक, उससे ज्यादा या उससे कम के बारे में बात नहीं करेंगे, एक अपर लिमिट सेट करनी पड़ेगी आपको, क्लियर, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या बात की कि हमें पता है कि हमेशा क्या है, एक अपर लिमिट आपकी क्वालिटी की है, ठीक, एक अपर लिमिट के बाद आपकी क्वालिटी में कंट्रीब्यूशन आपको नुकसान करेगा, तो आप ये कैसे जज करेंगे कि भाई वो अपर लिमिट कहां पे आ गई, उसके लिए आपको जानना पड़ेगा क्या कि क्वालिटी कॉस्ट है क्या, कितने टर्म आपकी क्वालिटी कॉस्ट में आते हैं, कहां से किस तरीके से क्वालिटी आपकी कॉस्ट में ऐड होती चली जाती है, क्वालिटी किस तरीके से आपकी कॉस्ट को बढ़ाती है, ठीक, इस चीज को भी आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि ये क्वालिटी, हम लोगों ने दो टर्म पढ़े थे, एक तो क्वालिटी ऑफ डिजाइन पढ़ा था, ठीक, दूसरा पढ़ा था क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मेंस, क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मेंस, ठीक। क्वालिटी ऑफ डिजाइन की जब बात कर रहे थे तो इसमें हम लोगों ने बात की थी कि आप नीड से शुरू करते हैं, कस्टमर नीड से, और फिर इसके बाद प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, डिजाइन स्पेसिफिकेशन, ठीक, प्रोडक्ट डिजाइन स्पेसिफिकेशन, मॉडल टेस्टिंग, ठीक, इस तरीके के ढेर सारे स्टेप से गुजर के गए थे, पर ये सारे के सारे कैसे थे, आपके ऑन पेपर थे, कैसे थे, ऑन पेपर थे, यानी क्वालिटी ऑफ डिजाइन में आपने क्या किया था, आपने ऑन पेपर आपने क्या बता दिए थे कि कौन कौन से क्वालिटी फीचर्स और कैसे कैसे आप ऑब्टेन करेंगे, इसका एस्टिमेशन आपने ऑन पेपर किया था, ठीक। वही क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस क्या है, जो ये बताएगा कि कितने, हाउ मच यू गेट क्लोज टू योर क्वालिटी फीचर्स, यानी कितने क्लोज आपने वो क्वालिटी फीचर्स गेन किए हैं। यानी क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस क्या है कि आप यहां पे क्वालिटी इनबिल्ट करते हैं प्रोडक्ट में, क्वालिटी इनबिल्ट करते हैं, क्वालिटी इनबिल्ट इन प्रोडक्ट, और कितने क्लोज तक पहुंच गए, ठीक। आपने यहां पे ये क्वालिटी फीचर्स डिसाइड करते हैं आप क्वालिटी ऑफ डिजाइन में, ठीक। वही बात करते हैं क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस, तो क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस क्या बताता है कि आपने वो जो क्वालिटी फीचर्स आपने डिफाइन किए थे, आपने कितने अपने प्रोडक्ट में कितने हद तक, कितने 100% आपने डाल रखा है, ऑब्टेन कर लिए या 90%। तो मेनली जब हम लोग क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस करते हैं उस समय कॉस्ट का एडिशन होता है, क्या होता है, कॉस्ट एडिशन यहां पे होता है, ठीक है, कि आप अब ऑब्टेन करना चाहते हैं, इनबिल्ट करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट में ये क्वालिटी फीचर्स, ठीक। तो जब आप इन क्वालिटी फीचर्स को ऐड करने जाएंगे तब आपकी क्या होगी, कॉस्ट में एडिशन होगा। अब आप यदि उस क्वालिटी फीचर्स को 100% आप ऑब्टेन करना चाहते हैं, यानी आप क्या चाहते हैं कि आप डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट गेन कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप ये 100% इफ क्या है, इफ 100% क्वालिटी फीचर्स आपको चाहिए अपने प्रोडक्ट में, यानी 100% क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस चाहिए, यानी डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट यदि आपको चाहिए, तो आपका निश्चित तौर पे क्या होने वाला है, कॉस्ट में एडिशन, अब वैल्यू में एडिशन होगा, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो ठीक है कि भाई इतना में मैन्युफैक्चर हो जाएगा, वो फिक्स है, लेकिन यदि आपको 100% ये क्वालिटी फीचर्स चाहिए, यानी डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट चाहिए, तो आपकी जो कॉस्ट का एडिशन होता है, यानी एक्स्ट्रा कॉस्ट एडिशन टू ऑब्टेन 100% क्वालिटी फीचर्स किससे, एक्स्ट्रा कॉस्ट किससे, फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, यानी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अलावा जो आपको कॉस्ट आपको ऐड करनी है अपने किसके लिए, 100% क्वालिटी फीचर्स इनबिल्ट करने के लिए, यानी डिफेक्ट फ्री करने के लिए,
कि आपके पूरे क्वालिटी फीचर्स बिना किसी डिफेक्ट के आपके प्रोडक्ट में आए, तो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट एडिट होती है वो क्या कहलाती है आपकी, वही आपकी कॉस्ट, क्वालिटी कॉस्ट कहलाती है। यानी कोई भी चीज, यानी मैं इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकता हूं, एनी कॉस्ट which incurred in your product, which incurred in your product, in your product, any cost which incurred in your product to ensure that your product is your product have 100% क्वालिटी फीचर्स और डिफेक्ट फ्री कह सकते हैं इसी को, कि यदि आपने कोई ऐसी जो भी कॉस्ट आपके प्रोडक्ट में इनकर्ड कर रही है, ये इंश्योर करने के लिए कि आपका प्रोडक्ट में वो सारे क्वालिटी फीचर्स हैं, 100% हैं या डिफेक्ट फ्री हैं, तो वो कॉस्ट आपकी क्वालिटी कॉस्ट कहलाती है। या कह सकता हूं कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अलावा वो कॉस्ट एडिशन जो आपको उस 100% क्वालिटी फीचर्स को इनबिल्ट करने के लिए चाहिए था, ठीक है, वो कॉस्ट आपकी क्वालिटी कॉस्ट कहलाएगी। तो अब जानते हैं कि कौन कौन सी कॉस्ट, जो कॉस्ट आती है वो क्वालिटी कॉस्ट में कंट्रीब्यूट करती हैं, या कौन कौन सी कॉस्ट आपकी क्वालिटी कॉस्ट कहलाती है। क्लियर? ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि क्वालिटी ऑफ डिजाइन में आप पैरामीटर्स को डिफाइन करेंगे, फिर कंफर्मेंस में उसे गेन करने की कोशिश करेंगे, तब जो कॉस्ट का एडिशन होगा वो क्वालिटी कॉस्ट होगा। इसको और इस तरीके से समझिए, मान लीजिए आपने एक मोबाइल को डिसाइड किया बनाना क्वालिटी ऑफ डिजाइन में, जिसमें आपने कहा कि 1 गीगाहर्ट्ज की आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए, 0.005 की आपको सरफेस रफनेस चाहिए, URMS की, ठीक। तो ये आपने डिफाइन किया। तो अब आप जब बनाने जाएंगे, यानी अब आप इसको कंफर्म करने जाने वाले हैं, यानी कंफर्मेंस में जाएंगे, तो आपको पता है आप मैन्युफैक्चरिंग तो कर देंगे, ठीक। जब आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग करने जाएंगे तो आपको पता है कि यहां पे ढेर सारे फीचर्स आएंगे, आपकी मशीन्स आएंगी। अब मशीन्स में हमने बात की थी कि अलग अलग टाइप की ढेर सारी मशीन होती हैं जो उस चीज को ऑब्टेन करा सकती हैं आपको, ठीक। आपके पास वो मशीन अवेलेबल है तो ठीक, नहीं अवेलेबल है तो आप खरीदेंगे या क्या करेंगे, उस पर डिपेंड हम लोगों ने क्वालिटी कंट्रोल और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। फिर पर्सन भी वेरी करता है, पर्सन की कैपेबिलिटी भी, कि आप उसी काम को करने के लिए अलग अलग पर्सन के पास जा रहे हैं तो अलग अलग तरीके से वो उसी चीज को बना देगा, ठीक। अलग अलग उसमें फैक्टर्स आएंगे, ठीक। कोई भी दो चीजें आप आइडेंटिकल बना नहीं सकते, ये आपको पता है, ठीक। तो जब आप कॉन्फर्मेंस करने जाएंगे, इन चीजों को ऑब्टेन करने जाएंगे, तब आपसे क्या होने वाली है, कुछ ना कुछ आपके डिफेक्ट आने वाले हैं, या तो मशीन की वजह से आएंगे, या फिर पर्सन की वजह से आएंगे, या इन्वायरमेंट की वजह से आएंगे, ठीक। तो क्वालिटी कॉस्ट यहीं पे काम करती है। क्वालिटी कॉस्ट का काम कहां से है कि आपको डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट चाहिए, यही तो आपकी क्वालिटी है। तो अब यहां पे आपकी सबसे पहली जो कॉस्ट जुड़ती है वो होती है फेलियर कॉस्ट। आप यदि क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम लगाएंगे, ठीक है, आप मैन्युफैक्चरिंग करने जाएंगे, तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये रहने वाला है कि आपका जो प्रोडक्ट आपके पास से बाहर जाएगा वो किसी भी तरीके का फेलियर नहीं रखे, किसी तरीके का डिफेक्ट अपने अंदर कंट्रीब्यूट करके नहीं रखेगा, ठीक। तो जो सबसे पहली कॉस्ट आती है फेलियर कॉस्ट, तो इसमें दो तरीके की कॉस्ट आ जाती हैं, एक तो इंटरनल फेलियर कॉस्ट आती है, ठीक, और दूसरी ठीक। तो इंटरनल फेलियर कॉस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंटरनल फेलियर कॉस्ट यानी आप क्या कर रहे होंगे उस समय, यदि आप इसकी टेस्टिंग कर रहे होंगे, इंस्पेक्शन कर रहे होंगे, कोई भी डिफेक्ट आएगा तो उसमें क्या क्या हो सकता है कि आपका डिफेक्ट प्रोडक्ट ऐसा हो जाए कि उसको स्क्रैप ही करना पड़े, ठीक, सच एज, ठीक, इंटरनल फेलियर कॉस्ट सच एज स्क्रैप हो सकती है आपकी, या रेक्टिफिकेशन आपको करना पड़ेगा, दोबारा आपको मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेजना पड़ा, तो वो भी क्या एक तरीके कॉस्ट एडिशन है। या फिर आपने जो प्रोडक्ट बनाया उसकी रिडक्शन इन कॉस्ट करके आप उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करके एज अ सेकेंड क्वालिटी बेचने के लिए भेजेंगे, तो ये सारी कैसी है, ये इंटरनल फेलियर कॉस्ट है। वहीं दूसरी जो कॉस्ट आती है वो एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट में आती है। उसमें क्या कि अब यदि आपका प्रोडक्ट बाहर चला गया, यदि आपका प्रोडक्ट बाहर चला गया और फिर यदि उसमें फेल कर रहा है, तो
फिर उसमें कैसी कैसी कॉस्ट आ सकती हैं कि जैसे आप रिप्लेसमेंट का यदि वादा किए होंगे, रिप्लेसमेंट ड्यूरिंग वारंटी, या ठीक ड्यूरिंग वारंटी, या आपने किसी तरीके का उसमें रिपेयरमेंट का जो वादा किया होगा अपनी वारंटी पीरियड में, तो उस तरह की जो कॉस्ट आती है एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट में आती हैं। यानी ये कह सकता हूं कि जो आपने एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आपको, एडजस्टमेंट ऑफ कस्टमर कंप्लेंट, तो उसमें जो कॉस्ट आने वाली हैं वो सारी की सारी कॉस्ट आपकी आती है एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट में। क्लियर। इसके बाद यदि बात करें तो कॉस्ट आती है आपकी अप्रेसल कॉस्ट। दूसरी जो कॉस्ट आती है अप्रेसल कॉस्ट, ठीक, अप्रेसल कॉस्ट। अप्रेसल कॉस्ट की बात करें तो इसमें यदि बात करते हैं तो इसमें किस तरह की कॉस्ट आएंगी, इसमें आती हैं जैसे कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग, कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग, कि आपने जो भी इक्विपमेंट इंस्पेक्शन के दौरान जो भी लोग लगे होंगे उनकी अपनी क्या होगी, कुछ ना कुछ सैलरी होगी, या आपने इंस्पेक्शन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स खरीदे होंगे टेस्टिंग के लिए अपने प्रोडक्ट की, तो वो सारी कॉस्ट आपकी अप्रेसल कॉस्ट कहलाती है। ये भी आपकी क्वालिटी को यानी आपके डिफेक्ट को ही दूर करने के लिए लगाए गए हैं। ठीक। तीसरी होती है आपकी कॉस्ट प्रिवेंशन कॉस्ट। प्रिवेंशन कॉस्ट, प्रिवेंशन कॉस्ट में कौन सी कॉस्ट आएगी, ये होती है कॉस्ट एसोसिएटेड विद लेवल ऑफ ट्रेनिंग, विद लेवल ऑफ ट्रेनिंग एंड प्लानिंग, या आप क्वालिटी को क्या करेंगे, प्लान कर रहे होंगे जैसे क्वालिटी ऑफ डिजाइन, उनमें तो ट्रेनिंग आप अपने क्या करेंगे, वर्कर्स को ट्रेन करेंगे कि आपको डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट बनाना है तो उनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी। प्लानिंग करते समय क्वालिटी को ढेर सारे प्रोसेस से किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को लेके जाएंगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ कॉस्ट का एडिशन होता है, या आप किस तरीके से प्रोसेस कंट्रोल करेंगे उसकी यदि आप प्लानिंग करते हैं तो वो सारी कॉस्ट आपकी किस में आती है, प्रिवेंशन कॉस्ट में। अब यहाँ पे जरा देखिए ऑपरेशन कॉस्ट बहुत क्या होती है। ऑपरेशन कॉस्ट तो एक बार यदि आपका प्रोडक्ट का सेटअप बन गया कि इस तरीके से आपका प्रोडक्ट फ्लो करता है तो वहां पे कहां पे इंस्पेक्शन होगा, कहां पे टेस्टिंग होगी, तो ये लगभग अप्रेसल कॉस्ट लगभग रिमेन कांस्टेंट रहती है। ठीक है, बशर्ते आपकी जो क्वालिटी कंफर्मेंस है वो ज्यादा होनी चाहिए। यदि आप बिल्कुल ही यदि क्वालिटी ऑफ कंफर्मेंस की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इंस्पेक्शन के भरोसे हैं कि आपको 100% डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट बाहर भेजना है, तब फिर आपकी अप्रेसल कॉस्ट हो सकती है ज्यादा हो। ठीक है, फेलियर कॉस्ट, कुछ ना कुछ फेलियर हमेशा करता है किसी न किसी उसमें, तो ये भी आती है। आपका ये हिस्सा जो होता है प्रिवेंशन कॉस्ट का, इसे आप थोड़ा बहुत कंट्रोल करते हैं, डिपेंड करता है कंडीशंस कैसी हैं, किस तरीके की आपकी इंडस्ट्री है, वहां का मैनेजमेंट कितना आपकी ट्रेनिंग को देना चाहता है, तो ये हिस्सा थोड़ा सा हर एक कंपनी का वेरी करता है। तो ये आपकी क्वालिटी कॉस्ट है। ठीक, और ये क्वालिटी कॉस्ट, ये तीनों कॉस्ट मिल करके हर एक कंपनी टू कंपनी वेरी करती हैं। कोई अप्रेसल कॉस्ट में ज्यादा खर्च किया होगा, कोई यहाँ पे लास्ट में ज्यादा खर्च कर रहा होगा, कोई आपके प्रिवेंशन कॉस्ट में ज्यादा खर्च कर रहा होगा। तो हर एक कंपनी में क्या, कंपनी टू कंपनी ये वेरी करने वाली है। ठीक, तो हमेशा यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है कि आप इस कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आपके पास यहाँ पे ही पॉसिबिलिटी है कि आप रिडक्शन इन क्वालिटी कॉस्ट चाहेंगे, रिडक्शन इन क्वालिटी कॉस्ट चाहने वाले हैं। ठीक, तो यहां पे ही सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी होती है कि यदि आप किसी इंडस्ट्री, कोई इंडस्ट्री क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम अप्लाई कर रही है, तो यदि आपने इस क्वालिटी कॉस्ट में रिडक्शन किया तो निश्चित तौर पे आपकी क्या है, जॉब परफेक्ट होने वाली है। ठीक, तो हमको यह सीखना है कि इस क्वालिटी कॉस्ट में किस तरीके से आप रिडक्शन कर सकते हैं, या फिर किस तरीके से आप मैनेजमेंट को कह सकते हैं कि आपने जो क्वालिटी कॉस्ट आपने कम करने का प्रोग्राम है आपके पास वो ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक, तो यहां पे काम करता है। यानी किसी भी कंपनी को क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट चाहिए तो हमेशा क्वालिटी कॉस्ट का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक, और वो क्वालिटी कॉस्ट का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, मारुति के लिए कुछ अलग होगा, होंडा के लिए कुछ अलग होगा, तो वो क्या होगा, कंपनी टू कंपनी वेरी कर रहा होगा। तो आप यदि कम कॉस्ट में क्वालिटी ऑब्टेन करा दें किसी कंपनी को, तो इससे बेनिफिशियल तो कुछ है नहीं ना। ठीक है, तो अब जरा चेक करते हैं कि हम किस तरीके से क्वालिटी कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया कौन कौन सी क्वालिटी
कॉस्ट हो सकती हैं। ठीक, तो अब हमारा टारगेट है कि इन्हें कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए। तो यदि मैं कर्व के थ्रू देखूं तो जरा यहां से देखते हैं। ठीक है, तो यदि हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीजिंग क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस रखना है, क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस, इंक्रीजिंग क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस की ओर जा रहे हैं। तो यदि हम लोगों ने कन्फर्मेंस पे ध्यान ही नहीं दे रखा तो निश्चित तौर पे ये कंडीशन कैसी होगी, बैड कंडीशन। यहाँ पे आपको 100% डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। ठीक, क्लियर, आपने क्वालिटी कंट्रोल यदि नहीं कर रखा है ठीक से। वहीं जैसे जैसे आप कन्फर्मेंस बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पे आपकी अपर लिमिट क्या हो सकती है कि आप नो डिफेक्टिव की ओर पहुंच रहे हैं। ठीक, गुड कंडीशन क्या हो सकती है, कोई डिफेक्टिव ना हो। ठीक, पर इन सब चीजों को आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज कर रही होगी कि जैसे जैसे आप इंक्रीजिंग क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस आप ये चेक कर रहे होंगे कि आपकी कैसे आपके सारे क्वालिटी फीचर्स डिफेक्ट फ्री रहे हैं, तो आप कन्फर्मेंस की क्वालिटी को इंक्रीज करेंगे, लेकिन उसी तरीके से आपकी क्वालिटी कॉस्ट भी इंक्रीज करेगी। तो जरा चेक करते हैं, जैसे जैसे आपकी इंक्रीजिंग क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस होगा तो निश्चित तौर पे आपकी फेलियर कॉस्ट क्या होती जाएगी, घटती चली जाएगी। क्लियर, यानी जैसे जैसे आप क्या प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी की ओर सस्टेन करता जाएगा, आपकी फेलियर कॉस्ट क्या होने वाली है, घटनी चली शुरू हो जाएगी। यानी आप एक्सटर्नल कॉस्ट तो बिल्कुल ही रिड्यूस लगभग कर सकते हैं कि वारंटी पीरियड के दौरान आपका कोई भी प्रोडक्ट आपका फेल ही ना करे। ठीक, तो फेलियर कॉस्ट क्या होने वाली, घटती चली जाने वाली है। लेकिन यदि आपको ये फेलियर कॉस्ट घटानी है तो निश्चित तौर पे आपको बढ़ाना पड़ेगा आपकी प्रिवेंशन कॉस्ट को, यानी आपके वर्कर्स वेल ट्रेंड होने चाहिए। ठीक, आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप ये कर सकते हैं। यानी जैसे जैसे आप प्रिवेंशन कॉस्ट बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका इंक्रीजिंग क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस भी बढ़ेगा। और अप्रेजल कॉस्ट तो मैंने कहा था कि निश्चित तौर पे काफी हद तक कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती हैं। ठीक, ये शुरू में ज्यादा होंगी कब, जब आपकी बिल्कुल कंडीशन वर्स्ट कंडीशन पे काम कर रहे होंगे, उस समय ये थोड़ी सी ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि आप उस समय 100% सॉर्टिंग यूज कर रहे होंगे। ठीक, बहुत ज्यादा आप क्या कर रहे होंगे, 100% सॉर्टिंग टेक्निक का यूज कर रहे होंगे। क्लियर, तो यहां से इस तरीके से मैं लिख सकता हूं कि यदि आपकी क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस क्या है, बढ़ रही होगी तो निश्चित तौर पे आपकी प्रिवेंशन कॉस्ट भी बढ़ रही होगी, आपकी प्रिवेंशन कॉस्ट बढ़ रही होगी। लेकिन फेलियर कॉस्ट क्या रहने वाली है, ये बहुत तेजी से घट जाएगी। क्लियर, वहीं पे यदि अप्रेजल कॉस्ट की बात करें तो अप्रेजल कॉस्ट कुछ समय के बाद कैसी हो जाती है, अप्रेजल कॉस्ट थोड़े समय के बाद ये कैसी रह जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी। पर वहीं यदि बात कर रहे हैं कि आपकी क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस घट रही है, यानी आप पीछे की ओर बैकवर्ड जाने की कोशिश कर रहे हैं कर्व में, तो जरा चेक करिए, यदि आप इसे घटाएंगे तो आपके निश्चित तौर पर प्रिवेंशन कॉस्ट तो क्या हो जाएगी, आप थोड़ा सा कम गेन कर लेंगे, लेकिन फेलियर कॉस्ट क्या हो जाएगी, बहुत इंक्रीज करती है। ठीक, और अप्रेजल कॉस्ट भी आपकी थोड़ी सी इंक्रीज करेंगी, अप्रेजल कॉस्ट भी क्या हो जाएंगी, इंक्रीज करेंगी, क्योंकि अब आपको यहाँ पे 100% सॉर्टिंग यानी एक एक प्रोडक्ट को देखना पड़ेगा कि आप, क्योंकि आपका टारगेट तो है डिफेक्ट फ्री जाने के लिए। ठीक, तो क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस यदि घटेगी तो आपकी अप्रेजल कॉस्ट कुछ हद तक इंक्रीज करेंगी। यानी ये कॉस्ट ही है जिन्हें मुझे ऑप्टिमाइज करना है, एक ऑप्टिमम लेवल पे जाना है। ठीक, तो मुझे पता है कि ये हिस्सा प्रिवेंशन कॉस्ट का है, इस हिस्से में प्रिवेंशन कॉस्ट है। ठीक, वहीं यदि इस हिस्से में बात करें तो यहां पे मेरी फेलियर कॉस्ट है और इस हिस्से में मेरी अप्रेजल कॉस्ट है। ठीक है, तो यदि मैं एक टर्म यूज करूं टोटल क्वालिटी कॉस्ट को, ये मेरी क्या है, टोटल क्वालिटी कॉस्ट, तो निश्चित तौर पे एक ऐसा पॉइंट आपको मिलेगा जहां पे आपकी टोटल क्वालिटी कॉस्ट क्या होगी, रिड्यूस होगी। यदि इन सबका समाप्त किया जाए तो देखिए आपको इनिशियली जब क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस कुछ x1 लेवल पे है तो यहाँ पे आपको कुछ मान लीजिए कॉस्ट आपकी y1 है, वहीं आउटर पे देखिए तो यहाँ पे भी जब आपकी x3 लेवल पे है तो यहाँ पे आपकी कुछ टोटल क्वालिटी कॉस्ट कुछ y3 है। पर बीच में एक ऐसा पॉइंट निश्चित तौर पे अगर करेगा जहां पे आपका ये क्या होगा, x2 जो कॉस्ट होगी, यानी x2 y2 जिस जगह पे क्या होंगे, मिनिमम होंगे x1 y1 या x3 y3 से। ठीक, तो हमें ऑप्टिमाइज करनी है कॉस्ट को, तो हमें उसी लेवल पे ध्यान देना है जहां पे आपकी क्या है, टोटल क्वालिटी कॉस्ट क्या हो, मिनिमम हो। ठीक,
तो अब जरा चेक करिए, एक इंजीनियर के हिसाब से ज्यादा अच्छा मैं मानता हूं कि क्वालिटी मैनेजर बनना अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये जो अप्रेजल कॉस्ट है जो आपकी क्या होती हैं, आपकी कांस्टेंट होती हैं, आप यहां पे ज्यादा अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्योंकि आप एक मैनेजमेंट के व्यक्ति से आपको टेक्नोलॉजिकल नॉलेज ज्यादा है, आप टेस्टिंग और इंस्पेक्शन की मशीनें जो होती हैं उनमें बहुत ज्यादा अंतर कर सकते हैं, उनकी जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। क्लियर? टेस्टिंग और जो उसकी है, यानी आप अप्रेजल कॉस्ट में भी रिडक्शन कर सकते हैं यदि आप उसको गौर से देखें। क्लियर? तो यदि आपने किसी भी इनमें से जो आपकी कॉस्ट है मिनिमम लेवल पे आपने सेट कर रखी होगी, ठीक है, तो किसी इंडस्ट्री ने ये जो कॉस्ट है आपकी तो मिनिमम लेवल पे सेट कर रखी होंगी। यदि आपने उनमें से थोड़ा सा भी किसी में आपने चेंज कर दिया तो मेरा मेन टारगेट मैं समझता हूं कि अप्रेजल कॉस्ट में एक इंजीनियर ज्यादा अच्छा सोच सकता है कंपैरिजन टू मैनेजमेंट। ठीक है, वो ऐसी ऐसी टेक्निक्स में काम कर सकता है जो उसकी टेस्टिंग और इंस्पेक्शन को कम कर सकती है। जैसे एक मैनेजमेंट व्यक्ति यदि उस किसी प्रोडक्ट का वेट निकालना है, ठीक है, किसी लॉन्ग लेंथ प्रोडक्ट का वेट निकालना है तो उसे तौलने का काम करेगा, जबकि एक क्या होगा, एक आपका इंजीनियर व्यक्ति उसकी डेंसिटी पे भी काम कर सकता है। ठीक, तो आप वेटिंग मशीन को भी क्या कर सकते हैं, रिड्यूस करा सकते हैं। तो इस तरीके से क्या हो सकता है, एक इंजीनियर इन कॉस्ट को भी कम करने की कोशिश कर सकता है। क्लियर? तो इस जो ऑप्टिमाइजेशन या क्वालिटी रिडक्शन प्रोग्राम होंगे वहां पे आपको, यदि आपने किसी भी कंपनी को थोड़ा सा भी इनहेंस करवा दिया, ये महसूस कराया, ये कह सकते हैं आप कि यदि मैं आपके प्रॉफिट को इंक्रीज करा दूं किसी भी तरीके से, ठीक, अब कंपनी इसको, इससे मतलब नहीं है किसी भी कंपनी को कि आप प्रॉफिट को किस तरीके से इंक्रीज कराएंगे, उसे सिर्फ मतलब है कि आपका प्रॉफिट इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, एक किस्सा सुनाता हूं। एक कोलगेट जैसा मान लीजिए ब्रांड है, ठीक, तो कोलगेट एक पर्सन जाता है उनके पास, कहता है मैं आपका टोटल प्रोडक्ट कितना बिकता है आपका, तो उसने कहा कि मेरा, हम लोगों का 1500 किलो पर मंथ बिक जाता है। उसने कहा मैं इसको 2000 किलो पर मंथ कर दूंगा, बशर्ते आप मेरी पूरी जितनी इंडस्ट्री है उसकी मेरे ऊपर जिम्मेदारी दे दीजिए, आपकी पैकिंग इंडस्ट्री, ये सारी इंडस्ट्री की। ठीक है, उसे जिम्मेदारी दे दी गई 1 मंथ के लिए, और अगले मंथ में रियल में उसने जो कहा था उससे कुछ ज्यादा ही उसने पर मंथ में सेल करवा दिया। अब ये हुआ कैसे, कंपनी ने पूछा, उसने कहा कुछ नहीं, सब लोग सुबह उठते हैं, आपके जो ट्यूब का डाया था वो थोड़ा बड़ा छोटा था, मुझे पता था कि सब लोग सुबह उठते हैं तो उस डाया को मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं, लोग पुश तो उसी स्पीड से करेंगे, जिस स्पीड से वो पुश करते रहे, तो यदि एक बार बाहर निकल गया औंधे मुंह तो वो ज्यादा ही निकलेगा, फिर इसके बाद वो उसको यूटिलाइज कर लेंगे। तो निश्चित तौर पर उसे पता था कि लोग ऐसा करेंगे ही, और उसने ज्यादा, तो इस तरीके से आप कुछ भी सोच करके यदि आपने कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज कराने की बात कर दी तो निश्चित तौर पे आपकी जॉब निश्चित तौर पे पक्की हो सकती है। ठीक, तो थोड़ी सी क्वालिटी की नॉलेज और ज्यादा इंजीनियरिंग दिमाग यदि आपने मिक्स कर दिया तो निश्चित तौर पे किसी भी इंडस्ट्री में आप सस्टेन कर सकते हैं, आप वेटिंग मशीन को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक, तो एक मैनेजमेंट के मुकाबले आप में ज्यादा क्वालिटी होती है, बशर्ते आप थोड़ा सा क्वालिटी को ठीक से जानते हो और उसमें किस किस तरीके से रिडक्शन किया जा सकता है, कहां कहां पे रिडक्शन हो सकता है, इसके बारे में आपको पता हो, आप 100% क्या किसी भी इंडस्ट्री में सस्टेन कर सकते हैं। क्लियर? तो ये थी हमारी क्या, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ क्वालिटी कॉस्ट की बात कर ली हम लोगों ने। ठीक, अब जब हम लोगों ने ऑप्टिमाइजेशन की बात की तो कोई भी कंपनी होती है, हमें ये हमारे क्या है, ये यहाँ पे हमारी टोटल क्वालिटी कॉस्ट क्या है, मिनिमम है, यानी X2 पे। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस we use some higher level than optimization। ऑप्टिमाइजेशन से थोड़ा सा आपको ज्यादा आगे जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यदि आप इससे थोड़ा ज्यादा आगे रहेंगे, यानी आप क्या रख रहे हैं कि आप थोड़ी सी कॉस्ट को बियर करके क्वालिटी को इंप्रूव कर रहे हैं, और यदि क्वालिटी थोड़ी ज्यादा रखेंगे थोड़ा सा कॉस्ट देने के बाद, तो ये आपके फ्यूचर के लिए कैसा होता है, फ्यूचर ट्रेंड
के लिए कैसी होती है, अच्छी होती है, या क्या 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 कह सकते हैं, आपकी क्वालिटी रिपुटेशन को बरकरार रखती, बढ़ाती है। क्या करती है, आपकी क्वालिटी रिपुटेशन को इंक्रीज करती है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा कॉस्ट को अपनी आगे की ओर लेके जाना है, क्वालिटी को थोड़ा सा अपनी ज्यादा इन्वेस्ट करनी है कंपैरिजन टू टोटल क्वालिटी कॉस्ट की मिनिमम से। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको ये फ्यूचर ट्रेंड करने में या क्वालिटी रिपुटेशन बनाने में हेल्प मिलती है। ठीक है, इसको आज हम लोग मॉनेटरी टर्म में भले नहीं देख पाए, पर धीरे धीरे आपकी ये क्या होती है, ये आपके प्रोडक्ट की सेल्स में हेल्प करती है, क्योंकि आपने ये कोई ना कोई एक्स्ट्रा फीचर, क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, आप जब इस मिनिमम कॉस्ट पे आ गए तो आपको यहाँ पे किसी न किसी तरीके से किसी फीचर में कम कर किया गया होगा, तो आप क्या करेंगे, आपने थोड़ा सा कॉस्ट को बियर करके आपने किसी फीचर को थोड़ा एक्सटेंड करके रखा हुआ है, तो ये क्या होगा, उस क्वालिटी को इंप्रूव करके, उस क्वालिटी फीचर्स को यदि आपने एक्सटेंड कर रखा है, तो वो आपके फ्यूचर प्रोडक्ट के लिए या आपकी क्वालिटी रिपुटेशन मार्केट में बनाने के लिए ज्यादा वेलबीइंग होता है। क्लियर। अब इसके बाद बात करते हैं कि कैसे कैसे हम रिडक्शन कर सकते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देख लिया कि किस किस तरीके से आपकी क्वालिटी कॉस्ट हो सकती है। ठीक, उनको ऑप्टिमाइज करना है तो हमें क्या करना है, टोटल क्वालिटी कॉस्ट की ओर देखना है। ठीक, अब हम लोग जरा देखते हैं कि हमें ये भी पता चल गया कि हम लोग क्वालिटी एक निश्चित लेवल से इनहेंस नहीं कर सकते, यानी आप डिफेक्ट को भी पूरी तरीके से क्या कर सकते हैं, दूर नहीं कर सकते। ठीक, तो अब आप किस तरीके से कि आपकी कॉस्ट रिड्यूस कर जाए, ठीक, किस तरीके से आप जाएंगे, कौन से डिफेक्ट को आप टारगेट करेंगे या किस प्रोडक्ट को आप टारगेट करेंगे। ठीक, इस चीज के बारे में देखते हैं। तो मान लीजिए कि आप एक मल्टी प्रोडक्ट कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपने फेलियर डाटा इकट्ठा किया। आपका सबसे पहला काम क्या होगा, फेलियर रेट गेन कर लिया, फेलियर डाटा इकट्ठा किया, फेलियर या रेट गेन किया। ठीक है, मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है और आपने एक हिस्टोग्राम गेन किया उससे कि ए प्रोडक्ट आपका सबसे ज्यादा फेल होता है, बी आपका फिर इसके बाद सी आपका, फिर इसके बाद डी, फिर इसके बाद ई। इस तरीके से आपके पास ये आपने एक हिस्टोग्राम प्रिपेयर किया कि भाई ये जो फेलियर रेट है या नंबर ऑफ फेलियर्स है किस प्रोडक्ट्स में ज्यादा है। ठीक, तो वहां से आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि आपका जो ये प्रोडक्ट ए है सबसे ज्यादा फेलियर रेट है इसमें, तो सबसे पहले मैं इसे ही टारगेट करता हूं, इसे ही सही करता हूं। आपके दिमाग में सबसे पहली बात यही आएगी, लेकिन ये रॉन्ग परसेप्शन होता है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपने नहीं देखा, आपने क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ फेलियर के हिसाब से। ठीक, तो आपको ये हिस्टोग्राम से ज्यादा आपको यहां पे ध्यान देना होगा कि आप फेलियर कॉस्ट पे ध्यान दें। किस पे ध्यान देने वाले हैं, फेलियर कॉस्ट पे। अब जरा आप हिस्टोग्राम को फिर से बनाइए तो आपको पता हो सकता है कि आपका ये हिस्टोग्राम कुछ इस तरीके से चेंज हो जाए। ठीक, यानी सी फिर बी, कहीं फिर ए, फिर कहीं डी, फिर ई, कुछ ऐसा हो गया हो। तो जरा चेक करिए किस पे आपने फेलियर कॉस्ट पे देखा, तो आपको पता चला कि सबसे ज्यादा फेलियर कॉस्ट यदि फेल हो रहा है कोई आइटम, सी यदि मेरा फेल हो, ए सबसे ज्यादा फेल होने वाला कंपोनेंट है। ठीक, लेकिन उसकी फेलियर कॉस्ट ओवरऑल कितनी है, बहुत कम है कंपैरिजन टू सी एंड बी। तो आपका पहला टारगेट तो सी होना चाहिए, जिसको जब फेल हो रहा है तो उसकी कॉस्ट ज्यादा है। मतलब कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपका प्रोडक्ट ए है, उसमें जो फेलियर हो रहे हैं वो मान लीजिए आपके रिवेट या बोल्ट या नट इस तरीके के फेलियर हो रहे हैं। वहीं जब आपका प्रोडक्ट सी है जो वो आपके इंटरनल फेलियर में क्रोनिक डिफेक्ट्स को फेल कर रहा हो, यानी उसका प्रोसेसर ही खराब कर दे रहा हो, यानी उसकी पूरी तरीके से वर्किंग को ही खत्म कर देता हो, तो ऐसे में आपकी क्या होगी, कॉस्ट जो प्रोडक्ट सी की है फेलियर कॉस्ट वो कैसी होगी, ज्यादा होगी। इसको सही करना थोड़ा सा क्रिटिकल होगा, ठीक, और इसको सही करना आसान होगा, यानी इसकी कॉस्ट क्या होगी, कम। तो निश्चित तौर पे आपको सबसे पहले ध्यान क्या देना होता है, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर यदि कॉस्ट रिडक्शन की बात करनी है तो हमें सबसे पहले ध्यान देनी कॉस्ट पे। हमें इस पे नहीं ध्यान देना है कि सबसे ज्यादा फेलियर किस में हो रहे हैं, हमें ध्यान देना है क्योंकि आप किसी भी कंपनी में जब काम कर रहे होते हैं तो कंपनी का मैनेजमेंट आपसे क्विक रिजल्ट मांगता है। क्या मांगता है, क्विक रिजल्ट, कि जल्दी से जो रिजल्ट शो होंगे
तो आप कॉन्फिडेंस जीत पाएंगे आप मैनेजमेंट का। ठीक, तो आपको ऐसे डिफेक्ट्स पे ध्यान देना है, ऐसे प्रोडक्ट्स पे ध्यान देना है जो सबसे ज्यादा लॉस कर रहा हो, ना कि जो सबसे ज्यादा फेल कर रहा हो। ठीक, तो आपको प्लानिंग करनी पड़ती है कि किस तरीके का कास्ट रिडक्शन प्रोग्राम आप यूज करेंगे, किस प्रोडक्ट पे यूज करेंगे कि आप क्या करें, सबसे पहले या क्विक रिजल्ट पे आप पहले फेलियर कॉस्ट को आप रिड्यूस कर दें। ठीक, तो आपको कहां ध्यान देना है कि कहां से आपको सबसे जल्दी क्विक रिजल्ट मिलने वाले हैं। ठीक, कौन सबसे ज्यादा नुकसान कर रहा है, उस चीज पे आप यदि फोकस करेंगे तो निश्चित तौर पे आप तेजी से क्या करेंगे, कॉस्ट को रिड्यूस कर पा रहे होंगे और निश्चित तौर पे आप अपने मैनेजमेंट का क्या होंगे, कॉन्फिडेंस भी गेन कर पाएंगे। क्लियर, तो निश्चित तौर पे क्या है, आपको कहां पे ध्यान देना है, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ना कि फ्रीक्वेंसी के। जो अभी तक हम लोग देख रहे थे कि नंबर ऑफ फेलियर्स के ज्यादा होंगे तो उन्हें रिड्यूस करेंगे, पर इकोनॉमिक्स में हमें मेनली क्या है, हमारी हर एक इंडस्ट्री इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती है, उसे प्रॉफिट चाहिए और प्रॉफिट आप तेजी से तभी गेन कर पाएंगे जब आप ऐसी चीज पे ध्यान देंगे जहां पे कॉस्ट ज्यादा इन्वेस्ट हो रही होगी। क्लियर, ठीक, तो इस तरीके से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं कि किस प्रोडक्ट में किस तरीके का क्वालिटी प्रोग्राम लगाना है, किन डिफेक्ट्स को आपको टारगेट करना है। तो हमेशा उन्हीं प्रोडक्ट और उन्हीं डिफेक्ट को आपको टारगेट करना होता है जो आपको ज्यादा कॉस्ट में क्या कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हो। क्लियर, यहां से आपको पता चलता है कि क्रोनिक डिफेक्ट क्या होते हैं। तो क्रोनिक डिफेक्ट वो डिफेक्ट होंगे जो सबसे ज्यादा लॉस कर रहे होंगे आपकी इकोनॉमी को, यानी आपका सबसे ज्यादा पैसा जिन्हें सही करने में लगेगा, ऐसे डिफेक्ट क्या होंगे, क्रोनिक डिफेक्ट होंगे और आप उन्हीं को सबसे पहले डिफेक्ट इन्वेस्टिगेशन में गेट करेंगे और उन्हीं को सबसे पहले क्या करेंगे, रिमूव करते हैं। ठीक है, ताकि आपको क्या हो, रिजल्ट भी क्विकली शो हो और आपको ज्यादा फायदा मिले और मैनेजमेंट का आप कॉन्फिडेंस भी जीत पाएंगे। ठीक है, क्लियर, ये बात हो गई। अब इतना सारा यदि सारी बातें हो गई, हमने शुरू कहां से किया था कि भाई फाइनेंस इकोनॉमिक्स कैसे शुरू होती है, किस तरीके से हमारी क्वालिटी का क्या अपर लेवल सेट होता है। ठीक, फिर वो किस तरीके से क्वालिटी वैल्यू और कंट्रीब्यूशन में बात की, फिर हमने फिर क्वालिटी कॉस्ट को भी ऑप्टिमाइज कर लिया और क्वालिटी को रिड्यूस करने का प्रोग्राम प्लानिंग भी हम लोग सीख चुके कि किस तरीके से हमें प्लानिंग करनी है क्वालिटी रिड्यूस करने की। ये सारा का सारा हमने जो बात की, ये सारी बात कहाँ पे की, हमने बात की अभी मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री के पर्पज पे। ठीक, अब जरा देखते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ क्वालिटी, इकोनॉमिक्स ऑफ क्वालिटी किसके, फ्रॉम कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कस्टमर के हिसाब से जरा सोचते हैं। ठीक है, कि कस्टमर के लिए क्या है आपकी इकोनॉमिक। तो अब बात करते हैं कस्टमर क्या सोचता है इकोनॉमिक्स के बारे में। तो कस्टमर के हिसाब से जरा सोचिए, तो कस्टमर को इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने क्या फीचर्स डाले हैं, उनकी क्या कॉस्ट होने वाली है, उसे इससे मतलब नहीं होता। कस्टमर क्या सोचता है, कस्टमर तो सिर्फ आपके प्रोडक्ट को देखता है। ठीक, उसके इंटरनल फीचर्स में आपने क्या क्या इन्वेस्ट किया है, कितनी कॉस्ट उस फीचर्स की लगती है, उसे इससे मतलब नहीं होता। उसे सिर्फ मतलब होता है कि उसने क्या पे किया है, व्हाट इज टू पे फॉर दिस सर्विस, फॉर दिस सर्विस। उसे सिर्फ मतलब है कि जो सर्विस उसने ली है उसके लिए उसने पे किया है और क्या पे किया है, उसे ये इससे मतलब है। क्या पे करना है, किस तरीके से पे करना है, इससे मतलब है। उससे इससे मतलब नहीं होता कि क्या क्वालिटी एलिमेंट्स हैं, किस तरीके से है, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ध्यान रखना है कि ये जो पे है, ये पे ओनली क्या है, परचेज पे नहीं होता। कोई भी कस्टमर सिर्फ ये नहीं चाहता कि उसने जब खरीदा प्रोडक्ट तभी सस्ता हो, उसको उसकी क्या चाहिए, खरीदने के बाद किस तरीके से उसकी सर्विस होगी, किस तरीके से वो काम कर रहा है, इस बारे पे भी कस्टमर सोचता है। ठीक, और आज के कुछ समय से हमें पता चला है कि भाई धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कि आपकी परचेज प्राइस, किसी भी प्रोडक्ट की परचेज प्राइस क्या होने वाली है, कम होती है। किस पे, कंपेरिजन टू ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, कंपेरिजन टू ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। जब आप देखेंगे कि आपकी समय के साथ ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा हो जाती है कंपेरिजन टू परचेज प्राइस, तो कस्टमर को सिर्फ परचेज प्राइस से मतलब नहीं है,
उससे क्या मतलब है, उससे ओवरऑल थ्रू आउट लाइफ की उससे मतलब है। यानी कस्टमर कहां पे सोचेगा, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कस्टमर लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की बात करता है। किस पे बात करता है, कस्टमर फोकस करता है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग पे। किस पे बात करता है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग पे। ठीक है, कस्टमर को सिर्फ परचेज पे से मतलब नहीं होता। ठीक, तो जरा चेक करते हैं क्या क्या लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में आपका क्या क्या आ सकता है। एक तो आपका परचेज प्राइस आएगा, दूसरी ट्रांसपोर्ट और इंस्टॉलेशन चीजें भी आएंगी, ट्रांसपोर्ट एंड इंस्टॉलेशन चार्ज क्या होने वाले हैं इसके बारे में भी कस्टमर सोचेगा। ठीक है, और क्या सोचने वाला है कस्टमर, कस्टमर टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट भी गेन करेगा, जानने की कोशिश करता है टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी पड़ने वाली है। ठीक, ये आपके तीनों टर्म तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ डिजाइन के दौरान या कन्फर्मेंस के दौरान आप गेन कर सकते हैं। क्लियर, ये आपको मिल जाएंगे कि परचेज प्राइस कितनी रखनी है, ट्रांसपोर्ट और इंस्टॉलेशन चार्ज क्या होगा, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होगी। ठीक, इसके बाद का जो सबसे मेन काम आते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट। कौन सी, मेंटेनेंस कॉस्ट और नॉन अवेलेबिलिटी कॉस्ट। कौन कौन से, नॉन अवेलेबिलिटी कॉस्ट, यानी ये कॉस्ट जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों, क्योंकि नॉन अवेलेबिलिटी कॉस्ट, मान लीजिए आपने कहीं विदेश से यदि मान लीजिए ट्रक मंगाया, ठीक है, अब जरा इनको तो परचेज प्राइस तो उसका हो सकता है जो आप चीज विदेश से मंगा रहे हैं कम हो, उससे ज्यादा आपको ट्रांसपोर्ट और इंस्टॉलेशन चार्ज लग जाएगा। ठीक, क्लियर। तो क्या करता है, इसको भी ध्यान रखता है कस्टमर, इसीलिए सभी लोग फरारी नहीं मंगा सकते। ठीक, हो पैसा होते हुए भी वो लोग नहीं मंगाते। क्यों, क्योंकि उसमें पता है कि जितने की परचेज नहीं है उससे ज्यादा का आपका ट्रांसपोर्ट और इंस्टॉलेशन चार्ज लगने वाला है, यानी 9 की नकदी और 90 खर्चा करने पड़ेंगे, तब आप फरारी यहाँ पे लेके आ पाएंगे। क्लियर। वहीं दूसरी चीज नॉन अवेलेबिलिटी कॉस्ट, यदि मान लीजिए बाहर से आपने एक ट्रक मंगा भी लिया, क्लियर, ठीक है, आपने बियर कर लिया ट्रांसपोर्ट और इंस्टॉलेशन चार्ज को, उसके फीचर्स ज्यादा अच्छे हैं यहाँ के ट्रकों से, मान लीजिए सपोज कर लिया मैंने, ठीक, लेकिन यदि मान लीजिए उसकी थोड़ी सी भी कोई भी चीज खराब हुई तो आपको यहाँ पे मेंटेनेंस ही नहीं मिलेगा। यानी मेंटेनेंस नहीं मिलेगा तो आप नॉन अवेलेबिलिटी कॉस्ट क्या हो जाएगी, आपकी बहुत ज्यादा होने वाली है। आप दिन भर में मान लीजिए आपका हो सकता है वो 10 रुपए में ही आपकी चीज ठीक होने वाली हो, लेकिन आप उसके मेंटेनेंस के लिए आप मान लीजिए 10 दिन गायब आपको लग गए, और ये 10 दिन में आप यदि मान लीजिए रोज के 2000 रुपए यदि आप उससे बचा रहे थे तो आपको 20,000 का नुकसान हो सकता है। क्लियर। यानी या फिर इस तरीके से समझिए कि आपने किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में की बात की है, हो सकता है कि आपने जो आपका कोई एक डिफेक्ट कैसा हुआ कि सिंपली एक आपकी नट टूट गई हो, क्लियर, एक आपकी सिंपली इंटरनल कोई रिवेट टूट गई हो, क्या हो गई हो, एक सिंपली रिवेट टूट गई हो, तो उससे आपकी पूरी हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग लाइन कैसी हो जाए, रुक जाए। तो ये क्या हो जाएगी नॉन अवेलेबिलिटी कॉस्ट में, कि यदि वो रिवेट आपने बहुत ऐसी जगह पर रख रखी है कि आपकी पूरी क्या हो जाए, आपको पूरी जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग लाइन है उसको ओपन करना पड़े, फिर उसको बंद करना पड़े, तो कास्ट हो सकता है वो रिवेट 10 रुपये की हो, लेकिन आपने जितने दिन उसमें उसको बनाने में लगा दिए, उसको फिर अवेलेबल बनाने में लगा दिए, वो कॉस्ट क्या हो सकती है, बहुत ज्यादा हो सकती है। तो कस्टमर के लिए क्या क्या परचेज प्राइस ही मायने नहीं रखेगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज और टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कितना लगने वाला है, और नॉन अवेलेबिलिटी कॉस्ट, यदि उसे उतने समय तक ये हमारा प्रोडक्ट काम में नहीं आ रहा है तो कितनी कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, इस पे बात करता है कस्टमर। कस्टमर के लिए कोई मतलब नहीं होता कि आपके क्वालिटी फीचर्स कितने महंगे आपने डाल रखे, उनकी क्या कॉस्ट होती है, उससे सिर्फ मतलब कहां से है, इस लाइफ साइकिल कॉस्टिंग से मतलब होता है। इसीलिए किसी भी डिजाइनर या इंजीनियर के लिए जब बात की जाए तो ये कहां पे डिजाइनर या इंजीनियर काम करेंगे, ये आपकी लाइफ साइकिल कॉस्टिंग को रिड्यूस करते हैं। किसको रिड्यूस करते हैं, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग को रिड्यूस करने का काम करना चाहिए। ये आपकी पहली ही प्राथमिकता में होनी चाहिए कि आप किसी एक प्राइस को नहीं, टोटल लाइफ साइकिल कॉस्टिंग को रिड्यूस कर रहे हो। क्लियर, ठीक है। तो ये जो दोनों डाटा हैं आपको कहां से मिलते हैं, ये दोनों डाटा आपको निश्चित तौर पे आपको किस पे ध्यान देने के लिए कहते हैं, ये कहते हैं आपकी रिलायबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी की ओर। कहां पे ले जाते हैं कि आपकी रिलायबिलिटी या मेंटेनेबिलिटी डाटा पे डिपेंड करते हैं, तब आप गेन कर पाएंगे कि किस तरीके से आप
चीजों को डिजाइन करेंगे कि आपकी ये दोनों कॉस्ट भी क्या हो, कम हो। क्लियर? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू।